ठाक हो तुम लोग? ओहो, तुम भी हो? अरे मैं तो ये सोचा, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया भाई, बच्चे घबरा गए क्या? ये तो सो ही रखा था, अभी आंखें भी लाल हो रही है इसके ना। अच्छा, दिन में मुझे नहीं नींद आती। मतलब दिन में अगर टाइम निकालो भी तो ऐसा लगता है कि यार हम ही पागल है क्या जो समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं सो ही नहीं पाता, परेशान हो जाता हूँ। अभी मेरा लगभग ये 1 बजे क्लास छोड़ी थी मैंने, तो 1 से 2 एक अध्यापक आके मिलने के लिए, फिर 2 से 3 मैंने एक मीटिंग रखी हुई थी, 2:30 बजे तक ये, फिर लंच वंच किया, तो अभी मैं इधर ही आके बैठ गया था। चलो जी, ये चल रहा था फिर है भाई। तो घर क्यों गया था? घर क्यों गया था? हाँ, 24 जून को तो दे के आता है इसे। हाँ भाई, दे के आ जाता। हम्म। चल ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक, बता देना मुझे। बाल मुकुंद जी को सोते हुए छोड़ दिया क्या? अच्छा, क्या सवाल था? जब क्लास में था नहीं तो सारे सवाल ही तुम्हारे। हाँ भाई दोस्त, जब तुमने पढ़ाई नहीं है, क्या पढ़ा बताओ? जब रेजोनेंस की क्लास में नहीं थे तुम? अरे वीडियो की नहीं मानते हम, मतलब ये सारे बैठे हैं फिर मूर्ख थोड़ा ही है भाई। देखो, सवाल पूछने का अधिकार ही सही जो क्लास में बैठेगा, साफ सीधी बात है, अच्छा लगे बुरा लगे। इन्होंने सबने पढ़ लिया ये रेजोनेंस रेजोनेंस, सबने पढ़ा है इन्होंने। क्लास में तुम्हें बोला नहीं भाई, कोई तकलीफ है बताओ? स्टार के आगे चलते हैं जी, डेल्टा कनेक्शन। गर्मी हो रही है बाहर? गर्मी हो रही ज़्यादा? बारिश का मौसम हो रहा है अभी तो, 2 दिन तो बड़ी अच्छी बारिश है। कोई नहीं, ऐसे ही हो देहरादून में। पहले तो ये बता दूं, देखो मैं सैटरडे को आप लोगों को एक होमवर्क दे दूंगा। छुट्टी नहीं है, सिर्फ मेरी क्लास नहीं है, और आप सभी लोग यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम दोगे तो हिंदी ज़रूरी है। तो 4 घंटे प्रतिदिन आपकी हिंदी की क्लास है। हाँ, तो मतलब मैं नहीं पढ़ाऊँगा तो कुछ तो कोटा पूरा होगा, क्योंकि मैं 8-10 दिन से पहले आने वाला हूँ नहीं। 1 साल से ट्राई कर रहा हूँ मैं जाने की, घर से निकलना ही नहीं हो रहा। अब तो मैंने मन बना लिया, जूते जाते भी खरीद लिए ट्रैकिंग वाले, अब तो जाना ही है। हैं? नहीं, वैकेंसी होती तो फिर कहाँ जाते, फिर तुम्हें पढ़ा दें। चलिए जी, डेल्टा कनेक्शन है, प्रिंट कराना बचा है बस। मतलब 1-2 बच रहा है, वो आज रात को और कल पूरा कर लूँगा, सैटरडे को दे दूँगा आपको।
नहीं यार, न्यूमेरिकल और ये क्या सवाल लिखे हुए हैं, थ्योरी वाले भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, न्यूमेरिकल भी है, मिक्स करके बनाया। कैसा सवाल था ये? अब बाकी से क्यों दूंगा बताओ? उसी से बनाया है। ये आर है, ये वाई है और ये बी है। अभी देखिए डेल्टा में ये Z5 हो गया, IR, IB, IY। इसके क्रॉस में जो वोल्टेज है वो VY है। चलिए इसे बनाओ पहले। क्या डेल्टा में सिंगल फेज लोड को जोड़ने की व्यवस्था हो पाएगी? न्यूट्रल तो नहीं है, खैर व्यवस्था वैसे नहीं है, लेकिन हम व्यवस्था बनाते हैं। जब हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे तो आपको एक अलग से एक व्यवस्था पढ़ाएंगे। अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर भी होता है। तो अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर का नॉर्मली जो काम होता है, अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर को ऐसी जगह इस्तेमाल करते हैं जहां पर अर्थिंग संभव नहीं है, तो वहां ट्रांसफॉर्मर वो अर्थिंग का काम करेगा। तो यहां पर ध्यान ये देना है कि अगर हम कनेक्ट करेंगे तो भाई डायरेक्टली हम 3 फेज लोड को जोड़ पाएंगे। ठीक है भाई, ये आर है, ये वाई है, ये बी है। देखो डायरेक्टली फेज से देखो, ये यहां से यहां फेज है, इसी फेज के अक्रॉस में बेटा ये लोड कनेक्ट है। चाहे आप देखो इस पे अक्रॉस में एक लोड को आप जोड़ सकते हैं, इसके अक्रॉस में एक लोड को जोड़ सकते हैं। तो यहां पर जो वोल्टेज है ये हमें मिली YRY, और इसी को बेटा हम लोग लाइन वोल्टेज का दर्जा देते हैं। तो यहां पर डायरेक्टली देखने से हमें पता ये चल जाता है कि लाइन वोल्टेज बराबर में फेज वोल्टेज, ये हमें डायरेक्टली पता चल जाता है। ठीक है जी। अब जरा आपको ये समझना है कि ये पॉइंट से अगर मैं इस करंट की बात करता हूं तो हमने अभी ये नाम दिया है IL। बेटा ये बताइए, इस नोड पॉइंट पर आने वाले करंट का योग जाने वाले के बराबर होगा? आने वाला करंट कौन सा है? IR। जाने वाला क्या है? IB प्लस में IL। क्या हम ये लिख सकते हैं IL बराबर में IR माइनस के IB, और यही हम लिख ले बेटा IRB? अरे पहले वोल्टेज था, अब करंट है, और क्या मामला है यार, बात तो वही है भाई। तो यानी लाइन करंट का मतलब है IRB, यानी IR माइनस के IB। बैलेंस की स्थिति में करंट हो या वोल्टेज 120 डिग्री पर स्थित होता है। भाई तीनों करंट आपस में 120 होंगे। अच्छा जी,
तो वोल्टेज खींचने के बजाय हमने कहा जी वोल्टेज तो क्या खींचे, अब तो सीधे हम लोग करंट खींच लेते हैं। ये हमने ले लिया आई आर, ये आई वाई और ये आई बी, तीनों कितने पर है बाबू? 120 पर। आई आर बी लिखना है तो आई आर माइनस आई बी करें, तो ये आई बी इस तरह पॉजिटिव है, अगर हम ये निकालें तो माइनस के आई बी होना तय है। ये एंगल 60 डिग्री होना तय है, ठीक है। तो हमने एक दूसरे के पैरेलल लाइन खींची बेटा, ये हमें आई आर बी मिलेगा, और आई आर बी का मतलब ही अरे लाइन वोल्टेज है, तो आई आर बी बराबर में अंडर रूट आई बी स्क्वायर प्लस में आई आर स्क्वायर प्लस 2IB आई आर कॉस 60। यार जो पहले वोल्टेज का था वो करंट के साथ है, और तो कुछ है नहीं ना। आई बी आई आर फेज, ये भी फेज, 1/2 रखूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आई आर बी का मतलब है आई एल बराबर में अंडर रूट 3 और आई बी। तो यहां हमें मिल जाएगी, देखिए लाइन धारा रूट 3 इंटू फेज धारा, इसे लिख लो भाई। डेरिवेशन भी जैसे पुरानी थी दोस्त, यार उसको बंद करके आओ। जैसे पुरानी वोल्टेज के लिए था, ये अपना करंट के लिए है। मेरा स्टेटस देखते हो कोई? मेरा नंबर है किसी के पास? क्यों? अच्छा, मतलब तुम्हें तब दिखेगा जब मैं तुम्हारा नंबर सेव करूंगा। ये भी सिस्टम है क्या? अरे नहीं, ऐसा भी है भाई, ये नहीं हमें पता था भाई। मुझे लगा कि मतलब जो भी मेरे नंबर को सेव करेगा वो देख लेगा। है? लेकिन सर ऐसा तो नहीं है सर, क्योंकि सर सलीम सर लगाते हैं अपना स्टेटस, तो सर हम लोगों का नंबर सेव किए नहीं होंगे। नहीं तो मेरे लगाते स्टेटस पे, तो उसमें तो कोई नहीं नहीं, तो वो उसमें कुछ सेटिंग होती होगी ना। फोन में सेटिंग होती होगी जो कभी मैंने की होगी। एक दिन मैंने कुछ सेटिंग की तो थी, कि मेरी प्राइवेसी लगाई थी मैंने, कि स्टेटस वही देख पाए जो मेरे फ्रेंड्स है, यानी मेरी कांटेक्ट में है। तो उन्होंने अपनी प्राइवेसी ओपन रखी होगी ना, ओपन रखा होगा सर। तो खुशखबरी ये है, पिछली बार यूपीपीसीएल जेईई में 191 भर्ती थी और 65 से ज़्यादा विद्यार्थी चयनित हुए थे। कल रात रिजल्ट आया है यूपीपीसीएल जेईई का। तो अभी जो फाइनल स्टेटस लगेगा वो तो 3 दिन बाद लगेगा, क्योंकि सबको कॉलिंग हो रही है। तो अभी तक मोर देन 32 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं, और अभी 3 दिन तक डाटा इकट्ठा होगा तो मोर देन 50। इस बार वैकेंसी शायद 161 थी, तो 50 प्लस जेईई इस बार भी हमारे विद्यार्थी बनेंगे। कुछ तो इतने खतरनाक निकले हैं, शेयर करूंगा मैं स्टेटस के, और वैसे भी यहाँ भी ओपन करके। यार 4-4 नौकरी लिए बैठे हैं। एनएचपीसी भी निकाल दिया सर, यूपीपीसीएल भी निकाल दिया। बस एक बार वही बात है ना कि एक बार ब्रेकर को कूदना है बस। आशीष है एक मेरा बच्चा, काफ़ी पुराना है, आईटीआई का ही है,
उस जगह 4-5 नौकरी सरकारी रही है। पूरा नाम नहीं पता मुझे, उसमें अभी IOCL ज्वाइन किया उसने। नहीं मुझे ये नहीं पता कहाँ का है अभी। TG2 में, लेकिन उसने शायद TG2 भी नहीं किया, उसका फेवरेट प्लेस IOCL ही था। मतलब उसको सबसे ज़्यादा पसंद यही था कि मुझे IOCL ही ज्वाइन करना है। पहले उसमें था वो कोल इंडिया लिमिटेड में, NCL में। लिख लिया सब नहीं है? जनरल 151 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। एक शिफ्ट बहुत मुश्किल थी इसमें, 111 112 वाले का भी नॉर्मलाइजेशन करके बहुत अच्छे नंबर बने। हार्ड गया उसमें, गणित बढ़िया दे रखा था। सबसे ज़्यादा बच्चे उसी के हैं जो मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, सबसे ज़्यादा उसी शिफ्ट के बच्चे हैं। हाँ यार वो बढ़िया, आपने पहले करा के भेजा मैथ इन्हें। चले फिर आगे बढ़े। चलो फिर छोटी सी एक डेरिवेशन और करते हैं। अगर डेरिवेशन नहीं भी करोगे तो काम तो तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर पेपर थोड़ा सा मुश्किल बना, एक होता है बहुत इजी बनना, एक होता है थोड़ा मुश्किल बनना, और एक होता है फिर मुश्किल अच्छा हार्ड पेपर बनना। तो अगर थोड़ा सा मुश्किल की तरफ गया तो यहाँ से कुछ अन्य चीज़ें भी है जो पूछी जा सकती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है ये, अच्छा अंग्रेजी में लिख दिया, मेजरमेंट ऑफ पावर, यानी कि शक्ति को नापना। इससे ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा है। हेलो, हाँ जी। देखो शक्ति को नापना ये बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव देता है। 2 वोल्टमीटर मेथड को बाद में करेंगे। देखिए एक सवाल होता है कि किसी पावर को नापने के लिए कितने वोल्टमीटर की आवश्यकता होती है, और जैसे हम रट्टा भी मारते हैं, कहीं पर 2 है, कहीं पर 3 है, कहीं पर 1 है, लेकिन हमें ये समझना है कि ये 2 3 1 जो हम मार्क करते हैं वो आता कैसे है। तो शक्ति को नापने का मतलब हमारा बड़ा क्लियर ये है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास में जिसे हम यहाँ यूज कर रहे हैं, डायनमोमीटर, वॉटमीटर। इलेक्ट्रोडायनमोमीटर, वॉटमीटर। नॉर्मली वैसे वॉटमीटर कई प्रकार के हैं। एक इलेक्ट्रोडायनमोमीटर है, एक हमारा इंडक्शन टाइप वॉटमीटर है, एक फेरोडायनामिक्स टाइप है, थर्मोकपल टाइप है, एक इंस्ट्रूमेंट टाइप है, लो पावर फैक्टर मीटर है। तो यहाँ हमने इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप वॉटमीटर की चर्चा की। वॉटमीटर का मतलब है, देखो लिख भी दूं, अगर हम वॉटमीटर की बात कर रहे हैं, यह शक्ति को नापता है। तो वॉटमीटर हमारा उद्देश्य यहाँ पर नहीं है यार, वॉटमीटर हमें पढ़ना है मेजरमेंट में,
लेकिन एक बेसिक की हमें जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रोडायनोमीटर वॉटमीटर की जब हम बात करते हैं, यह है डीसी व एसी दोनों पर कार्य करता है। ये दोनों पर काम करेगा। इसमें 2 कॉइल होती है। एक होती है करंट कॉइल और एक होती है बेटा पोटेंशियल कॉइल। करंट कॉइल की अगर हम बात करते हैं तो किसे नापेगा? धारा को नापता है। यह मोटे तार के कम टर्न से बनता है। इसे श्रेणी में जोड़ते हैं। नॉर्मल है ना तीनों पॉइंट। अब पोटेंशियल या प्रेशर कॉइल की अगर हम बात करते हैं, चाहे तो आप पोटेंशियल कॉइल यानी विभव कॉइल कहे या इसे प्रेशर दबाव कॉइल कहे, दोनों एक ही है। किसे नापेगा भैया? वोल्टेज को नापता है। यह पतले तार के ज़्यादा टर्न से बनता है। यह समांतर में जोड़ी जाती है। मैंने एक आइडिया यहां भी दे दिया बेटा, इलेक्ट्रोडायनोमीटर वॉटमीटर का। तो शक्ति को नापने के लिए देखिए, ये सूत्र जरूर याद रखना। शक्ति को नापने के लिए आवश्यक वॉट मीटर की संख्या क्या लिखे बेटा? देखिए, हम शक्ति को नापने के लिए आवश्यक वॉट मीटर की संख्या, तो याद रखिएगा n-1, लेकिन यहां n धारा बहने वाले तारों की संख्या। ठीक है भाई, धारा बहने वाले तारों की संख्या। n किस तार की संख्या है भाई? जिसमें धारा बहती हो। ठीक है जी। अच्छा, तो हमने देखिए इसी को पढ़ाइए। पहले हमने यहां पर छोटे छोटे कुछ चीजें देखी। जैसे हमने कहा कि 3 फेज 3 वायर। अच्छा जी, यहां 2 चीजें हो सकती है। 3 फेज 3 वायर में 2 सेटअप बनाए जा सकते हैं। एक है असंतुलित, असंतुलित में जब 3 ही तार है तो संतुलित हो या असंतुलित हो, धारा तो कितने में बहेगी? 3 में। तो धारा बहने वाले कितने हैं भाई? 3। तो वॉट मीटर की
संख्या कितनी होगी? ठीक है भाई। फिर है 3 फेज 3 वायर संतुलित। तो यहां क्या है? वॉट मीटर की संख्या कितनी होगी? अच्छा, मतलब n बराबर कितने होंगे? बहुत जल्दी बदला तूने स्टेटमेंट। 2 3। आपका नाम क्या है? नाम भूल जाता हूं मैं। नाम क्या है? राकेश। और आपका? आपका? किसमें? ना ना, एक ही होती है। 200 में तोड़ के रखते हैं उसे, CC1 CC2। अरे करंट कॉइल एक ही होती है। करंट कॉइल को कितने हिस्से में तोड़ के रखते हैं वो पूछा होगा, तो तब 2 लगाया होगा। बाकी होती एक ही है वो। ये दोनों, हाँ वो एक में रहती है। हाँ बिल्कुल। फिर हमने कहा भाई 3 फेज 4 वायर। हमने पहले बात की है भाई संतुलित। यार जब संतुलित की बात हुई है तो संतुलित स्थिति में n का मान कितना होगा? भाई न्यूट्रल में थोड़ा ही जाएगा। न्यूट्रल में बैलेंस में 0 रहेगा। तो यहां है वाटमीटर की संख्या कितनी होती? लेकिन यहां थोड़ा सा एक चीज समझनी पड़ेगी। हाँ जी सर। हाँ लेकिन मेरी तो क्लास है ना अभी। मैंने बोला तो था कि 4 बजे से पहले ही बुलाया, जैसे भी बुलाया। क्लास है मेरी अभी। देखो वाटमीटर की संख्या कितनी है? 2। लेकिन इसे अगर हम समझें, मतलब 2 वाटमीटर इसमें भी नाप सकता है। लेकिन हमें एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये मिलता है, ये न्यूट्रल है यार। ये R है, ये Y है और ये B है। यानी न्यूट्रल अगर हो तो हम, और बैलेंस है मेन बात। बैलेंस का मतलब है प्रत्येक फेज में जो पावर है वो बराबर आएगी। तो हम एक काम करते हैं कि हम एक फेज में और न्यूट्रल के बीच में एक वाटमीटर को जोड़ लेते हैं, सिर्फ एक वाटमीटर को। हाँ जी। अब मान लीजिए बेचारा वाटमीटर ने 10 रीडिंग दी, तो 3 फेज मतलब गुणा 3। मतलब हमें बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है कि भाई वाटमीटर हमें एक लगाने मात्र से रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहां अगर हम ये कहें कि वाटमीटर की संख्या, देखिए अभी सवाल भी लिखेंगे, तो कितने से काम चल गया? 1 से। देखो 2 लिखना क्यों जरूरी था ये भी बात करेंगे। हमने ये कहा कि 2 वाटमीटर विधि से शक्ति को
नापा जा सकता है। ऑप्शन ए, हमने कहा जी 3 फेज 3 वायर 3 फेज 3 वायर संतुलित में 3 फेज 3 वायर असंतुलित में 3 फेज 4 वायर संतुलित में या कहें ऑल ऑफ द। तो देखो ये पढ़ने के बाद हमें ये आइडिया हो गया जी कि 2 वाटमीटर मेथड से इन सभी में देखो नापी जा सकती है। तो इसलिए हमने ये लिखा पहले दो। अगर 2 वाटमीटर को फोकस करके सवाल पूछता तो हम ये कहते भाई नाप तो यहां भी सकते हैं ना, संभव तो यहां भी था। लेकिन यहीं पर अगर सवाल ये होता, यहीं पर ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव इसलिए बता रहा हूं कि गलती ना करो, लिखवा रहा हूं आपको बकायदा। सवाल अगर ये होता कि 3 फेज 4 वायर संतुलित कनेक्शन में शक्ति को नापने के लिए कितने वाटमीटर की आवश्यकता होती है। तो उत्तर क्या करते हैं? यहां फोकस 2 वाटमीटर मेथड से था, यहां फोकस 3 फेज 4 वायर संतुलित से है। ठीक है जी, चलो बनाते रहो, आगे फिर बढ़ेंगे। है? तब भी एक ही टिक करना है। है? है? सिर्फ संतुलित की अवस्था में। असंतुलित का भी एक केस बच गया, अभी लिखवाने वाले हैं उसे। भाई सुबह 7 ही बजे आ जाना, इस समय तो तुम्हारी हालत ज़्यादा ठीक नहीं लग रही। मेरा कल सुबह 7 ही बजे आ जाना। नींद ज़्यादा फीलिंग आ रही हो तो बिल्कुल है, लेकिन सुबह
ऐसे नहीं ना कि पूरा दिन चलाना है, तो सुबह फ्रेशनेस चेहरे पे रहती ही है। चले आगे बढ़े, फिर लिख ले यहाँ तक। चल एक और बच गया जी, है बस इसका लास्ट टॉपिक है अब। नेक्स्ट है भाई 3 फेज और वायर असंतुलित। असंतुलित में n का मान कितना होगा? 4 होगा भाई। तो वाट मीटर की संख्या कितनी हो गई? 3 वाट मीटर की संख्या हो गई। ठीक है भाई। चलो जी, एक दो छोटा सा सवाल है। एक स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज 200 वोल्ट है तथा प्रत्येक फेज में 5 ओम की प्रतिबाधा होती है, तो लाइन धारा ज्ञात कीजिए। चलो भैया हो जाओ शुरू। एक डेल्टा कनेक्शन में छोटे छोटे भी सवाल करा दो। फेज वोल्टेज 100 वोल्ट है, तो लाइन वोल्टेज ज्ञात कीजिए। भाई ये तो हो गया। अरे VL बराबर में क्या होता है? VP होता है, तो कितना आ गया? 100 वोल्ट आ जाएगा। चलो देखो भाई, स्टार कनेक्शन है, लाइन वोल्टेज है, यानी कहने का मतलब ये है यहाँ भी 5 ओम प्रतिबाधा है, यहाँ भी 5 ओम है और ये भी 5 ओम है। भाई बच्चों, लाइन वोल्टेज कितनी है? स्टार में फेज वोल्टेज निकाल सकते हैं 200/√3, क्योंकि फेज इंपीडेंस है ना भाई, फेज में होता है तो फेज में ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे आई निकाल दें तो 200/√3/5, 40/√3। ये भाई नहीं आएगा, समझ ही नहीं आया। तो I बराबर V/Z ही तो होता है। भाई अगर ये फेज में ये है तो लाइन में भी यही होगा, क्यों? स्टार है ना, तो IL बराबर भी 40/√3 एम्पियर ही होगा। क्यों भाई आगे से यही होगा।
हो गया। क्या लिख दिया? वी बाई जेड लिखो यार, आई बराबर वी बाई जेड लिखो। ये पढ़ा नहीं तुमने? आई बराबर वी बाई जेड पढ़ा था ना? तो प्रतिपादित होती है बाबू। ठीक है जी, यहां तक हो गया मामला। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो जी, नेक्स्ट शुरू करते हैं। देखो जो हमारा टॉपिक है ये 2018 में 12 से 15 सवाल देने वाला टॉपिक है जेई में। मतलब अकेले टॉपिक से 2 वाटमीटर मेथड से लगभग 10 से 12 हर सेट में आपको 2018 में जो कैंसिल हुआ था एग्जाम, उसमें जेई में 12 से 15 तक भी पूछे। और ये है भैया हमारा 2 वाटमीटर मेथड। 2 वाटमीटर विधि। तो फिर पूरा ही कर लें इसे। हाँ भाई, या बस डायरेक्ट जो सूत्र है वही लिखा दूं? डायरेक्ट जो सूत्र है वही लिखा दूं? चलो फिर देखो 2 वाटमीटर मेथड का मतलब ये है कि किन्हीं 2 फेज में वाटमीटर लगाइए और एक फेज को किसी को भी रेफरेंस मान लीजिए, ये मतलब है। हमने यहां से कहा ये काम करते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको तब पता चलेगी जब मेजरमेंट में हम वाटमीटर सीखेंगे। हमने कहा ये करंट कॉइल हमने यहां लगाई और पोटेंशियल कॉइल हमने यहां लगाई। पोटेंशियल कॉइल हमेशा पैरेलल में जुड़ती है, करंट कॉइल हमेशा श्रेणी में जुड़ती है। और वाई हमारे लिए दोनों ही केस में रेफरेंस है। तो हमने पोटेंशियल कॉइल को आर से वाई के बीच जोड़ दिया और ये हो गया हमारे लिए वाटमीटर नंबर 1। यहाँ कोई लोड कनेक्ट है साहब?
यानी कि जो हमारे लिए वाटमीटर नंबर 1 है उसके करंट कॉइल में, करंट बोलो जल्दी से देखकर, IR है, वोल्टेज बोलो, पक्का, वेरी गुड। हमने यहां से देखा जी, ये करंट कॉइल है, करंट कॉइल में करंट बोलो IB, पोटेंशियल कॉइल ये हमारा है W2, पोटेंशियल कॉइल में बोलो जरा करंट, वो वोल्टेज VBY, यही तो हुआ। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है जो ITI लेवल पे थोड़ा सा कम समझ आ सकती है, लेकिन प्रयास करिएगा। हाँ हाँ लो, कोई बात नहीं। देखो जो वाटमीटर W1 है उसके करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल में वोल्टेज और करंट बोलो, VRY, करंट कितना IR। आप जो cos फाई सीखते हो ना, ये cos फाई नहीं, ये होता है इस वोल्टेज और करंट के बीच का कोण। तो वोल्टेज कितनी है, ये माइनस नहीं बेबी, इसका मतलब है बेटा कि इन दोनों के बीच का कोण, ठीक है जी। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि भाई देखो VRY IR के बीच का अगर कोण पता चल जाए तो बात बन जाए। चलो W2 देखिए, W2 का मतलब क्या हुआ बोलो, VBY IB और cos तो देखो यार जो मामला है वो सिर्फ इस कोण पे फंसा है, अन्यथा सोच के देखिए स्टार कनेक्शन है। VRY का मतलब लाइन वोल्टेज है, VBY का मतलब भी लाइन वोल्टेज है, IR IB का मतलब लाइन वोल्टेज है, वो सॉरी लाइन करंट है। माने कुल मिला के बात यह है कि अगर ये कोण मिल जाए ना दोनों तो समस्या का समाधान हो जाए। हमने कहा जी चलिए कोण निकालने की तो बात है। हमने देखिए अभी ये सीख के आए हैं कि एक दूसरे से 3 वोल्टेज, थोड़ा ध्यान से देख लें, एक दूसरे से तीनों वोल्टेज 120 डिग्री पर स्थित है। अच्छा जी, अभी VR और IR के बीच का कोण क्या था भाई, फाई। तो इससे फाई एंगल पीछे IR है, इससे फिर फाई एंगल पीछे IY है, इससे फाई एंगल पीछे IB है। ठीक है भाई बच्चों, हाँ हाँ L लगा रखा ना यार, C लगाते आगे बना लेते, इसमें क्या था। जनरली जितने भी लोड या वाइंडिंग है ना वो सब इंडक्टिव इफेक्ट वाली है, तो हम मैक्सिमम वही लेंगे। ये बात बताओ पहले कोण किसके बीच लिखना है, VRY और IR के। तो VRY VR ये लिख ले यार, ठीक है भाई। VY इधर पॉजिटिव है, देखना यार ये मिलेगा मेरे हिसाब से। तो इधर पॉजिटिव था, इधर ले गए नेगेटिव, टोटल होता 60 और 60 में से रिजल्टेंट जब काटा तो ये हो गया जी, देखो भाई 30। क्यों भाई हो गया ये। तो हमें एक कोण तो मिल गया, VRY और IR के बीच का कोण तो देखो हो गया मामला सेट। कितना, अरे यार 30 + 5 30 + 5 हो गया। VBY को देखो जरा, VBY बराबर में VB माइनस के VY, VB ये रहा, VY ये रहा, एक दूसरे के पैरेलल में जो लाइन हम खींचेंगे ये मिल गई यहाँ,
अच्छा जी, ये बी वाई हो गया भाई। ये लाइन दोनों को आधे पे तोड़ रही है। ये कितना है बच्चे? अरे 30, ये 30 इधर, ये कितना है भाई? 5। वेरी गुड। तो मुझे सिर्फ आप एक बात बताओ कि ये कौन कौन बता सकता है? जो मैंने ग्रीन ग्रीन ये बनाया, ये टोटल 30 है। 5 को ये कर दो तो ये मिल गया मुझे 30 - 5। हमने कहा जी बात बन गई हमारी। कैसे बात बन गई? बात ये बन गई कि W1 बराबर VRY का मान कितना भाई? VL IL cos 30 + 5। ये है समीकरण नंबर 3। W2 VL IL cos 30 - 5, ये है 4। ठीक है, एक प्लस आ गया, एक माइनस आ गया। भाई अगर टोटल वाट मीटर कितने हैं तो कुल रीडिंग या कुल पावर कितनी होगी? दोनों का योग। तो हमने कहा जी कुल शक्ति W बराबर में, या कुल शक्ति P बराबर W1 प्लस में W2। अच्छा जी, W1 प्लस W2 का हम मान रखे भाई, इन दोनों को जोड़ दें तो देखो यार, VL IL को मैं कॉमन लेकर cos 30 + 5 cos 30 - 5, फटाफट से बोलना जरा। cos A माइनस sin 30 sin 5 प्लस cos 30 प्लस में sin 30 कट गया। ये और ये सेम है बाबू। तो हमने P बराबर में W1 + W2 बराबर में VL IL 2 cos 30 cos 5 मिल गया जी। तो cos 30 में √3/2 होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो P बराबर में W1 + W2 बराबर में √3 VL IL cos 5। ये है समीकरण नंबर 5। कुल पावर कितनी है? √3 VL IL cos 5। इसे ही तो याद रखते थे 3 फेज में पावर। मान लिया कोई ये कहे कि ना सर मुझे तो फेज क्वांटिटी में बताओ, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है यार। आप अगर फेज में लिखते W1 + W2 तो ये भी हो सकता था √3 स्टार है, बोलो यार, स्टार में VL बराबर √3 VP होता है, तो √3 VP स्टार में IL और IP बराबर होता है। तो ये फेज में अगर मैं लिख दूं फेज, तो W1 + W2 बराबर में 3 VP IP cos 5, यानी कि मुझे पावर ये मिल जाएगी। अरे भाई लाइन क्वांटिटी में लिखूंगा तो √3 VL IL cos 5 करूंगा, फेज इकाई में लिखूंगा तो 3 VP IP cos 5 करूंगा। P का मतलब फेज है, L का मतलब लाइन है। ठीक है भाई, अभी जरा इतना लिखो।
लिख लिया? सात बजे आ जाना आज, आज शाम को। कल 10वां चैप्टर है ना हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक करेंगे कल। इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटर कल और परसों 2 दिन में ख़त्म कर लेंगे इसको। और क्या, कोशिश करेंगे कि कैपेसिटर में तुम्हारे पास थ्योरी तो थोड़ी सी ही आती है, ज़्यादातर सूत्र वगैरह ही है ज़्यादातर। थ्योरी तो ये है जैसे माइका कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हाँ रेंज वगैरह आती है, रेंज तो लिखा देंगे। जब तुम्हें VL का मान देगा, IL का मान देगा। कैसी बात कर रहे हैं यार, दोनों ही अलग अलग है ये, दोनों अलग अलग है कि भाई दोनों अलग अलग है ये दोनों सूत्र है। ये कह रहा है कि ये दोनों सूत्र अलग अलग सूत्र है, एक ही तो सूत्र हुआ भाई। इसे लाइन में लिख रहे बाबू और इसे फेज में लिख रहे हो, तो पावर चाहे आप इसे रख के निकालना या इसे, मान सेम आएगा, है ना, मान सेम आएगा। हमने कुछ अलग थोड़ा ही किया यार दोस्त। जैसे VL का मान था तो भाई स्टार है तो √3 ले लिया है। अरे गलत कैसे हो जाएगा, जब ध्यान से पढ़ेगा तब गलत कैसे हो जाएगा। ये वाला देखो ना, VRY निकालना है, तो अभी जब हमने स्टार वाला पढ़ा था तब भी सेम किया था हमने। VY को इधर लेके तो रिजल्टेंट VRY हो गया। तो ये 30 था, हमें चाहिए था 30+5 यानी IR तक चाहिए था। वे VB है, ये -VY है, क्योंकि VB माइनस VY होगा ना। तो हमने पैरेलल में खींचा तो ये 30 बना। अब हमें चाहिए सिर्फ VBY, देख लो ना, और IB के बीच का, तो टोटल 30 है, ये 5 है, तो 30 - 5। शुरू करें आगे, और आगे इसको बूस्टर की जरूरत है। आगे चलें। लग रहा भी है, हो गया भाई। तो आज बहुत दिन के बाद आया ना। हाँ मेरे हिसाब से आज क्या हो गया, थर्सडे। मन नहीं लग रहा था यहाँ, प्रॉब्लम थी। अच्छा नहीं, मैं पगले इसलिए बोल रहा हूँ तुझे, लड़ाई झगड़ा हो तो पता चल जाए तो मत जाओ।
आजकल लोग बाग क्या करते हैं, पढ़ रहा है कोई किसी का बच्चा, तो चाहे बेचारा यहाँ खड़ा ही हो, जलने वालों की कमी थोड़ा ही, नाम जरूर लिखवाएंगे, बस वहीं आदमी टूट जाता है बेचारा। सही किया, नौकरी पैसा जरूरी भाई है, ये तो जलने वालों की ऐसी संख्या रहेगी रहेगी अपना। दुनिया बहुत बोलती है, बहुत गालियां देंगे, ठीक है जी, अपने ज़्यादा देते हैं, ठीक है, इग्नोर करो। आपकी सफलता उन्हें, उनका वो लिए मुंह तोड़ जवाब है, तुम उनमें उलझे रहोगे तो उनके जैसे बन जाओगे। गालियां देंगे, झगड़ा करेंगे, रास्ते रोकेंगे, जितनी समस्याएं हो सकती हो सब करेंगे। तुम अपने लक्ष्य को याद रखो, तुम गांव में रह के उनसे लड़ नहीं सकते। नौकरी पैसा कर लोगे, बाहर निकल जाओगे तो अपने आप मान सम्मान करने लगेंगे। चलिए देखिए बेटा, हमने ये सीखा है कि W1 प्लस W2 बराबर में √3 VL/IL cos phi, ये तो सीखा था, देखो हमने लास्ट में यहां तक आ गए थे। ये समीकरण नंबर है 5। हमने कहा W2 माइनस W1 करते हैं, VL/IL पहले था cos 30 cos phi, माइनस वाला था तो पहले आ जाएगा sin 30 sin phi, फिर माइनस के cos 30 cos phi। अब प्लस वाले में माइनस आता, माइनस आपने पहले कर रहा है, भाई W2 माइनस W1 करोगे ना तो ये प्लस हो जाएगा sin 30 sin phi, इससे ये कैंसिल। तो W2 माइनस W1 बराबर में VL/IL 2 sin 30 sin phi, W2 माइनस W1 बराबर में VL/IL sin phi, समीकरण नंबर 6। ठीक है भाई, हमने कहा समीकरण नंबर 6 को 5 से भाग देने पर VL/IL sin phi √3 VL/IL W2 माइनस W1 बटे W1 प्लस W2, भाई नीचे योग है ऊपर डिफरेंस है, इससे कैंसिल। tan phi बराबर √3 W2 माइनस W1 अपॉन W1 प्लस में W2। यानी कि अगर आपको 2 वाटमीटर की रीडिंग दी जाए तो आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, फाई का मान यार, फाई बराबर में, बिल्कुल सही बात, tan इनवर्स √3 W2 माइनस W1 बटे W1 प्लस में हो गया जी। थीटा या फाई दिया था ना, देखो हमने जब लोड बनाया था यार, ये वाला ये है। अरे तो देखता तो जा भी, पहले से लिख तो सही। अगर 2 वाटमीटर की रीडिंग का योग पूछा तो ये था, डिफरेंस पूछा तो ये था, W2 माइनस W1 के टर्म्स में 5 पूछा तो ये था, और 5 पता चल जाए तो पावर फैक्टर निकाल सकते हो ना। अरे cos 5 आगे पावर फैक्टर,
लिख लिया भाई बच्चों इतना। भाई अग्निवीर तो आ गई भाई योजना, अब टेक्नीशियन वीर आनी बाकी है और शायद जेई वीर भी आनी बाकी है। तभी तो अग्निवीर है इनका नाम। इसमें भी देख लो कितने डलेंगे। भाई ज़्यादा तो हम कहेंगे नहीं, लेकिन अग्निवीर से ज़्यादा अच्छी सुविधा तो हम अपनी ईएडी के स्टाफ को दे देंगे। कम से कम सुरक्षित तो है, 4 साल के बाद में पैसा बढ़ ही रहा है, सुरक्षित तो है। इन लोगों का सब है, पीएफ, बोनस, रिटायरमेंट प्लान सब करा रखे हैं। ये तो कहीं सेट ही नहीं बैठती ना, ये तो कहीं सेट ही नहीं बैठती है। ये तो गलत है यार इसका। नहीं, मेन चीज़ ये है, आप खिलवाड़ किनके साथ कर रहे हो, जो कंट्री के लिए, जिनके लिए नेशन फर्स्ट है। 4 साल बेचारा कोई युद्ध एक फंस जाए, आधे से ज़्यादा हो जाए शहीद, तो ये तो बेचारे कुछ भी नहीं, अग्निवीर थे, सैनिक के भी दर्जा नहीं दे रहे। अभी रियलिस्टिक जो चीज़ें हैं वो तो बहुत दूर तक है। ये सैनिक अर्ध सैनिक कुछ नहीं है, ये तो ऐसा है बस जैसे ठेका ले लिया और किसी को गन्ना खुदाई का ठेका दे दिया, बस अपना मजदूर टाइप मामला है। बस सबसे पहले लड़ाई होगी तो इन्हें भेजेंगे कि तुम जाओ, हैं? अरे वो इसलिए है क्योंकि वहाँ आर्मी में कम संख्या है और वहाँ की आबादी भी कम है, तो उसलिए कंपलसरी किया गया है कि भाई नागरिकता उसी को मिलेगी जो नेशन के लिए 2 साल आर्मी में काम करेगा। ठीक है जी, वो तो टोटली अलग चीज़ है। फिर सबको कर दो ना, विधायक वीर, एमपी वीर और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबको रखो इन्हें 2-2 साल पे इनका एग्जाम कराओ बाकायदा सोशल साइंस का। हाँ, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक काम कर रहे हैं और सामाजिक विज्ञान के बारे में जीरो नॉलेज है, भाई फेल हो गया ना, इनका बाकायदा रिटर्न एग्जाम करवाओ, फिर इंटरव्यू करवाओ। आप अपने पद पे अगर आप जीतते हैं चुनाव, तो ये बताइए कि आपकी कार्यशैली क्या होगी और किस काम को प्राथमिकता देंगे, तो वहाँ से सोच विचार सामने आते हैं। अब इनके लिए तो कुछ क्राइटेरिया नहीं है। संविधान परिवर्तन की यहाँ थोड़ा सा जरूरत पड़ती है इन नेताओं को नकेल ठोकने के लिए। ऐसी चीज़ में कभी नहीं वोटिंग करेंगे, ये पीछे भाग जाएंगे, दुहाई देंगे संविधान की रक्षा हम कर रहे हैं। भाई जहाँ संविधान की रक्षा करने की जरूरत है नहीं तुम पूछ नहीं रहे। वर्तमान में बाबा साहब के द्वारा लिखाया गया संविधान 50% भी लागू नहीं है वर्तमान स्थिति में। बस जिसे जो फंस रहा उसे पेल दे रहे जबरदस्ती का। अजीब सा ही माहौल है देश में। अदरवाइज हर बार मुद्दा होना चाहिए, विधायक के लिए भी मुद्दा होना चाहिए डेवलपमेंट। यार डेवलपमेंट का मुद्दा ही नहीं होता, समस्या ये है भाई तेरी जाति क्या है, भाई हमारी जाति का लड़ रहा है तो उसे देंगे। बड़ी शर्म की बात है, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री और 100% इलेक्शन जाति और धर्म के आधार पे हो रहा है।
इसलिए तो हम तो वोट भी नहीं डालते, ना नाटो दबाए। भाई किसकी रक्षा कर रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है? भाई लोकतंत्र रहा ही नहीं, जब बचाए क्या? तो अजीब सा ही चल रहा अपना। रेलवे में बच्चे बेचारे धरना दे दे तो लट तोड़ दिया इन पे, हॉस्टल में से भगा भगा के मार रहे। हमारा विरोध जताने का अधिकार ही समाप्त हो गया भाई। और जिसे ये नहीं पता ना, मतलब एक चीज से मैं बहुत दुखी, जिसे ये नहीं पता कि हिंदू का मतलब क्या है। उसने, मैं हिंदू हूं, मैं देश की रक्षा तो मैं ही कर रहा हूं, इसे ये नहीं पता कि ये बता भाई हिंदू है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था बता? ये बता गौतम बुद्ध की किन चार चीजों से लड़ाई थी? हिंदू है भाई, पता होगा। जबरदस्ती ले रखा, जो भाजपा को वोट दे वो हिंदू, नहीं तो सारे बिंदु, ऐसा चल रहा। आधे ज्यादा तो बेचारे अपनी इज्जत बचाने को जबरदस्ती दे रहे कि पड़ोसी सुना सुना के मार देंगे, जबरदस्ती दे रहे बेचारे। दुखी ये भी जितने कार्य करता है। कुछ नालायक लोगों ने हमारे संघ की परिभाषा बदल दी, जो नालायक लोग हैं। हम लोग जब शाखाओं में जाते थे यार, इतनी एकता और यूनिटी की बात होती थी कि जो अलग अलग जगह से खाना भी लाते थे उसे पूरे को इकट्ठा किया जाता था। अभी भी करते हैं, रियल संघ वो है। आजकल परिभाषा अलग है, टिकट चाहिए, भाजपा में आना, पद चाहिए, तो जबरदस्ती, जिसे पता ही नहीं कि जड़ क्या क्या नहीं, जबरदस्ती भरे पड़े। इस संघ का मतलब था त्याग और समर्पण। संघ में बकायदा मुस्लिम विंग है, देश सेवा की, जो अपना जिन्हें पता है क्या है, तो बकायदा विंग है। इसे, इसका धर्म और जाति से मतलब ही नहीं है। लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया अपना, उल्टी सीधी हरकतें दो चार ने करी, बदनाम सबको कर दिया। तो ये बेचारे भाजपा वाले खुद दुखी है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। भाई एमपी एमएलए के तो बच्चों का कैरियर सुरक्षित है, जो ये बेचारे जिला अध्यक्ष और ये बना रखे, जो इन्हें वोट डलवाते हैं एक तरफा, ये खुद दुखी बेचारे, बिल्कुल दुखी है। क्यों? बेरोजगारी से ये भी खत्म है मामला इनका भी। लेकिन ये बेचारे इसलिए नहीं बोलते, जिस दिन बोला उस दिन एक गाड़ी पे लिखवा रखा जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष, उस दिन ये भी छिन जाना। बीजेपी वाले की एक कार्यकर्ता की इतनी औकात नहीं है कि जाके थाने से गाड़ी छुटवा दे। एक की नहीं है कि वो सीएम ने बकायदा आदेश दे रखे कि मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, चाहे उत्तराखंड हो या यूपी हो। दुखी है सारे, ये बोलेंगे नहीं बेचारे, क्योंकि लिखा हो तो है कम से कम। चल रहा अपना टोटली फेलियर योजना है। आप 10 साल तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे यार, जवाबदेही है। 17 साल का बच्चा है, 10 साल में वो 27 हो गया, वो तो भाई इस रेंज में है ही नहीं। तो बेचारा का इसका पहले पैदा हो गया तो क्या पाप कर दिया इसने? वो तो है ही नहीं ना, तो इसकी तो इसमें कोई रेंज में है ही नहीं मामला। चलो खैर, ये तो चलता रहेगा। कहाँ से? मैं कभी भी ना लड़ू भैया। जिस दिन ये मानो चुनाव लड़ने से पहले, चुनाव लड़ने से अच्छा तो मैं अपने जीवन को समाप्त नहीं कर बोल रहा, मैं समर्पित कर दूंगा गरीब बच्चों के नाम। चुनाव लड़ने से बढ़िया तो ये है। अरे भैया कौन चक्कर में पड़ रहा है? लड़े भी थे और जीते भी थे, लेकिन हमें इसलिए नहीं टिकने दिया भाई कि लड़े भी रहे भी 5 साल, लेकिन लोगों ने पता नहीं कितनी आरटीआई लगाई होगी, कम से कम 2000 आरटीआई। अरे भैया ऊपर एक, फिर वही बात है, चुनाव लड़े तो या तो ईमानदार आदमी का मर्डर होगा या ईमानदार आदमी जेल जाएगा। जब सारे लुटेरे बैठे, समस्या ये है ना, ऊपर से नीचे तक पूरी लेन है लुटेरों की। मैं 5 साल काम किया भैया, दम घुट गया था, लास्ट में मीटिंग में जाने भी छोड़ दिया। मतलब मैंने इतने नज़दीकी से देखा है, 100 रुपये में से 40 तो अध्यक्ष का था, 60 बचे, 12% विभाग का था। ठीक है जी, जो जेई एस्टिमेट बनाता था 5% उसका था, और 10% जैसे हम लोग थे उनका था।
अब जोड़ो, ठेकेदार क्या लगाएगा क्या बचाएगा। ये ठेकेदार तो बदनाम है, मैं सही बता रहा हूँ, मलाई तो कोई और खा रहा। मैं बोला अपने ठेकेदार को, यार ऐसा काम तो करना मत भाई, मुझे तो तू क्या देगा, तू ऐसा काम कर देगी सड़क जो बने 5 साल तक इज्जत बच जाए, वो टूटे ना, जो नल लगे वो चले प्रॉपर। आज भी जितने सड़कें बनवाई थी और जितने हैंडपम्प वगैरह लगवाए थे, जितने शमशान घाट पे टाइल वाइल लगवाई थी, वो बाकायदा खड़ी है। मैंने कहा तू मुझे 10% देगा, वैसे लोग बाग, मैंने कहा मैं तो इतना कमा लेता हूँ कि मुझे ज़रूरत नहीं है यार, तू मुझे मत दे। तो गांव के लोगों को ये लगा जब मैंने गाड़ी ले ली, अभी ने क्या अब तो मैं यहाँ कितनी मेहनत करता हूँ कि पता नहीं क्या भयंकर कमाई होगी। मैं बोला भाई गाड़ी क्या, तुम जाओ 2-4 लाख रुपए लेके फाइनेंस करा लो, किस्त देते रहो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए भाई सवाल पर अगर आए कि आएगा कैसे, देखो एक तो ये है, यहां ये बताइए कि ये क्या बताता है, यदि दोनों वॉटमीटर की रीडिंग बराबर हो तो जो एंगल है वो आएगा 0 डिग्री और यूनिटी पावर फैक्टर। और तुम लोग भी सावधान रहो भाई, चाहे आप लोगों में कोई हिंदू से हो मुस्लिम से हो, पढ़े लिखों की तरह बिहेव करने की आदत बनाओ। ये अनपढ़ गंवारों के काम है उस तरह की हरकतों में उलझना, और समझ जाया करो बात करने के लहजे से। जैसे ये ओवैसी साहब है ना, ये भाजपा के एजेंट है, जितना वो बोलेंगे इतना भाजपा की वोट बैंक बढ़ेगा। तो सावधान रहो कि अपना ठीक है भाई, हमारा काम पढ़ने लिखने का है, नौकरी पैसा लेना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, इनमें उलझना ही नहीं। हाँ इसीलिए अपना समझ जाओ, बात करने के लहजे से पकड़ लो कि ये आदमी क्या बात कर रहा है। कोई गलत भी लगे ठीक है भाई, तुम बहुत अच्छे हो, हम चल रहे। हाँ रजनीश, हाँ हाँ अच्छा, हाँ ले लो, चलो मुझे, मैं भी 2 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ। चलो भाई ये बताओ, अगर W1 बराबर माइनस के W2 है, फाई बराबर क्या हुआ 90 होगा, और ये होगा अपना 0 पावर फैक्टर। बात कुल मिला के यहाँ थी, एक वॉटमीटर 0 पढ़े और दूसरा वॉटमीटर कुछ धनात्मक मान दे, इन पे सवाल कर लूंगा मैं। तो भैया पावर फैक्टर 0.5 और फाई का मान आएगा 60। W1 नेगेटिव हो और W2 कुछ पॉजिटिव आए तो पावर फैक्टर 0.5 से कम और फाई का मान 60 से ज़्यादा। मान रखते रहो ना, W1 का मान यहाँ 0 रखो, W2 की जगह कोई भी मान रखो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये 60 मिल जाएगा। मतलब ये वैल्यूज हमने यहाँ रख के सॉल्व करके देखी, ठीक है, तो हमें ये डाटा मिलता गया। इसको लिखो, कल ऑब्जेक्टिव लूंगा मैं इसके। अभी जरा एक इंटरव्यू वगैरह लेना था मुझे।